हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं रीड लेवल 2 के लिए साइंस के अंतर्गत नाइट्रोजन गैस के ऊपर। इससे पहले की जो ऑक्सीजन गैस है उसके बारे में मैं बात कर चुका हूं। नाइट्रोजन गैस के अंतर्गत हमने नाइट्रोजन का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। मैं एक बार वापस आप लोगों को बता देता हूँ कि हमने नाइट्रोजन के बारे में क्या क्या पढ़ा था। तो नाइट्रोजन गैस वायु की प्रमुख अवयव है और आयतन की दृष्टि से ये वायुमंडल का लगभग 78% भाग है। वायुमंडल के सहित पृथ्वी पर जो भार है उसके अनुसार देखें तो 0.01% है नाइट्रोजन गैस, और संयुक्त अवस्था में नाइट्रोजन गैस नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है। और N2 जो है नाइट्रोजन गैस है वह यूरिया में कितनी 46% उपस्थित होती है। यूरिया का फॉर्मूला क्या है वो भी आगे बताने वाला था, लेकिन यही बता देता हूँ, NH2CO NH2। ठीक है। फिर देखिए, पेड़ पौधों की जो मिट्टी से नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में प्राप्त करते हैं। जीवधारी पेड़ पौधों से नाइट्रोजन गैस को प्रोटीन के रूप में प्राप्त करते हैं। अगर प्रयोगशाला के अंतर्गत हमें नाइट्रोजन गैस बनानी है तो हम क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड की रिएक्शन करवाएंगे 700 डिग्री सेल्सियस पर, तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी। ठीक है। अगर नाइट्रोजन गैस जो है वह क्या है, द्विपरमाणविक अणु है और यह अध्रुवीय भी है। फिर हमने बात करी इसके उपयोगों को लेकर के, तो नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख व्यापारिक उपयोग जो है वह अमोनिया के उत्पादन में किया जाता है। नाइट्रोजन गैस को विद्युत बल्ब तथा उच्च तापमान मापने वाले जो तापमापी बनाए जाते हैं उनमें भरने के काम में लिया जाता है। और कृत्रिम रूप से गर्भाधान के लिए हम बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। ठीक है। फिर नाइट्रोजन के यौगिकीकरण की बात कर रहे थे कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन से उसके लिए जो उपयोगी अवयौगिकों के बनने की प्रक्रिया है उस क्रिया को ही क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण। और यह दो प्रकार से होता है। पहला मेथड कहलाता है प्राकृतिक विधि और सेकंड है आपका कृत्रिम रूप से जो विधि है वह। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले हम प्राकृतिक विधियों के बारे में, उसके बाद में बात करेंगे कृत्रिम विधि के बारे में। तो आप पॉइंट डालिएगा, अब यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला पॉइंट आता है कि आपका लेग्यूमिनस परिवार यानी कि दलहनी जो परिवार होता है, जहाँ जैसे कि आप दाल ले लीजिए, चना ले लीजिए, ये सब है आपके, चवला ले लीजिए, उड़द की दाल ले लीजिए, ब्लैक जो दाल आती है वो ले लीजिए। ये जो दालें हैं, इन दाल के जो पौधे होते हैं दोस्तों, उन पौधों की जड़ों में क्या होती है, गांठ होती है। देखिए इस टाइप से, जैसे कि ये इस प्रकार से कोई दाल जो है, दाल जो होती है उसका पौधा है छोटा सा, तो इसकी जो ये जड़ें हैं यहाँ पर क्या होगी दोस्तों, गांठ होगी। क्या होगी, गांठ होगी। और ये जो गांठ होती है ना, इस गांठ जो है, इस गांठ में क्या पाया जाता है, तो इस गांठ में एक आपका जीवाणु पाया जाता है जिसे कि आप सिम्बोबायोटिक या फिर आप सहजीवी जीवाणु कहते हैं, और उसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है दोस्तों, राइजोबियम। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि राइजोबियम जो है वह दलहनी परिवार के पौधों की जड़ों में या लेगुमिनस परिवार की जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में गांठ के रूप में पाया जाने वाला यह एक सहजीवी जीवाणु है। ये जो राइजोबियम है ये क्या है, सहजीवी जीवाणु है। ठीक है, सहजीवी जीवाणु है। ये बात आपको याद रखनी है। और ये क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। जो ये राइजोबियम है ये क्या करता है, तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। किस में भाग लेता है दोस्तों, नाइट्रोजन, अब लिख लीजिएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। ठीक है। तो यहाँ ये बात याद रखनी है, ये प्राकृतिक विधि के अंदर आता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके माध्यम से होता है, तो दलहनी पौधे या लेग्यूमिनस परिवार के पौधों की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों में राइजोबियम नामक सहजीवी जीवाणु पाया जाता है, और वह सहजीवी जीवाणु क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। ठीक है। चलिए, ये तो हुआ इसका स्थिरीकरण। अब हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत दोस्तों किसके बारे में, तो स्थिरीकरण के बाद में इसका विनाइट्रीकरण भी होता है। तो विनाइट्रीकरण होता क्या है, तो नाइट्रोजन यौगिकों का नाइट्रोजन में परिवर्तन। किस यौगिकों का दोस्तों, टॉप लिख लीजिए आप, नाइट्रोजन यौगिकों का, नाइट्रोजन यौगिकों का नाइट्रोजन में परिवर्तन। ठीक है, नाइट्रोजन यौगिकों का नाइट्रोजन में जो परिवर्तन होता है
उसे विनाइट्रीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण कहलाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो नाइट्रोजन यौगिकों का नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। और ये जो विनाइट्रीकरण होता है इससे करता कौन है? तो इस विनाइट्रीकरण का प्रोसेस किया जाता है दोस्तों आप लोगों के विनाइट्रीकारक जीवाणुओं द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तो विनाइट्रीकारक जीवाणुओं द्वारा। ये बात भी आपको याद रखनी है। किन जीवाणुओं के द्वारा? तो विनाइट्रीकारक जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा। और ये जो विनाइट्रीकारक जीवाणु होते हैं ये क्या करते हैं दोस्तों कि वायुमंडल में उपस्थित जितने भी आपके नाइट्रोजन युक्त यौगिक है उनको सीधे किस में बदल देता है? तो देखिए आप नाइट्रोजन युक्त यौगिक, ठीक है। और उन नाइट्रोजन युक्त यौगिक को ये विनाइट्रीकारक जीवाणु क्या कर देते हैं? सीधा नाइट्रोजन में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और फिर वह नाइट्रोजन गैस कहाँ चली जाती है? वायुमंडल में चली जाती है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या क्या बताया? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? तो राइजोबियम नामक जीवाणु के द्वारा। राइजोबियम नामक जीवाणु पाया कहा जाता है? तो दलहनी या लेगुमिनस परिवार के पौधों की जड़ों में गांठ के रूप में पाया जाता है। फिर हमने बात करा विनाइट्रीकरण क्या होता है? तो नाइट्रोजन यौगिकों का नाइट्रोजन में परिवर्तन होना विनाइट्रीकरण कहलाता है। ये विनाइट्रीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो विनाइट्रीकारक जीवाणुओं के द्वारा। ये विनाइट्रीकारक जीवाणु क्या करते हैं कि नाइट्रोजन युक्त यौगिक को इसके प्रभाव में आने से, सीधा विनाइट्रीकारक जीवाणुओं के प्रभाव में आने से सीधे ही N2 गैस में परिवर्तित कर देते हैं और फिर वह नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में चली जाती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आप लिखिएगा दोस्तों नाइट्रोजन चक्र जो आपके टॉपिक दे रखा है ना, तो वो क्या है? तो प्रकृति में नाइट्रोजन के, अब लिखिएगा एक सेकेंड, प्रकृति में नाइट्रोजन के यौगिकों, प्रकृति में नाइट्रोजन के यौगिकों के निर्माण एवं विनाश, निर्माण एवं विनाश का एक चक्र चलता रहता है। चक्र चलता रहता है जिसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। नाइट्रोजन चक्र कहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अभी तक हमने बात करी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का विनाइट्रीकरण और नाइट्रोजन के यौगिकीकरण की जो दो विधियां थी प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से, उनके बारे में। तो ये जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हुआ, इसका विनाइट्रीकरण हुआ, ये एक चक्र है और ये चलता रहता है। प्रकृति में नाइट्रोजन के यौगिकों के निर्माण की और विनाश की एक चक्र चलता रहता है और उस चक्र को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि नाइट्रोजन चक्र होता क्या है। तो प्रकृति में नाइट्रोजन के यौगिकों के निर्माण एवं विनाश का एक चक्र चलता रहता है जिसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। तो दोस्तों नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की जो प्राकृतिक विधि थी पीछे मैंने बता दी, किसके द्वारा? राइजोबियम नामक जीवाणुओं के द्वारा होती है। लेकिन जो कृत्रिम रूप से विधि है उसके बारे में आपको लिखना है। तो आप लिखिएगा दोस्तों अब कि कृत्रिम विधि, कृत्रिम विधि, ठीक है। और कृत्रिम विधि में नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने के लिए दो विधियां सबसे ज्यादा फेमस है। एक तो है दोस्तों आप लोगों के हेबर विधि। कौन सी दोस्तों? तो हेबर विधि, ठीक है, यानी हेबर्स प्रोसेस। और सेकेंड आप लोगों के जो है वह है बर्कलैंड आइड। कौन सी है दोस्तों? तो अरे आइड पहले नहीं लिखना, बर्कलैंड, ठीक है।
देखिए पहली कौन सी है दोस्तों, आपके हेबर्स विधि, और सेकंड है आपके बर्कलैंड आइड। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि एक तो है आपके बर्कलैंड आइड और एक है आपकी हेबर्स विधि। ये दो कृत्रिम रूप से विधियां हैं जिनके माध्यम से नाइट्रोजन का यौगिकीकरण या स्थिरीकरण किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये तो हुई नाइट्रोजन के यौगिकीकरण की बात, स्थिरीकरण की बात, और इसके विनाइट्रीकरण की बात, और नाइट्रोजन चक्र की बात। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन के जो प्रमुख यौगिक है, जैसे कि आपका अमोनिया, फिर आपका अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, एक्वा रेजिया जो कि अम्लराज के नाम से प्रसिद्ध है, और नाइट्रस एसिड। इन 6 यौगिकों के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो और फैक्ट है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग आगे टॉपिक डालिएगा, और वह टॉपिक डालिएगा दोस्तों आप लोग, चलिए स्टार्ट करिए टॉपिक डालना, और टॉपिक डालिएगा नाइट्रोजन के यौगिक। क्या है दोस्तों हमारा टॉपिक आज, तो नाइट्रोजन, एक सेकेंड, नाइट्रोजन के यौगिक। ठीक है, नाइट्रोजन के यौगिक। अब कौन कौन से नाइट्रोजन के यौगिक पढ़ने हैं उनकी सूची बना लेते हैं पहले। तो पहला हमें पढ़ना है दोस्तों अमोनिया के बारे में। किसके बारे में, अमोनिया के बारे में। ठीक है, और फिर सेकंड नंबर पर हमें पढ़ना है किसके बारे में दोस्तों, तो एक सेकंड, पेन सही नहीं है, ब्लैक ही लेते हैं। सेकंड नंबर पर हमें पढ़ना है दोस्तों नौसादार के द्वारा या नौसादर के बारे में। नौसादर यानी कि आपका अमोनियम क्लोराइड। और तीसरा हमें पढ़ना है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसके बारे में, नाइट्रस ऑक्साइड। और नेक्स्ट हमें पढ़ना है दोस्तों नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रिक अम्ल के बारे में, नाइट्रिक अम्ल। और पांचवा हमें पढ़ना है दोस्तों आप लोगों के अम्लराज के बारे में। किसके बारे में, अम्लराज के बारे में। और 6 नंबर पर हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है नाइट्रस अम्ल के बारे में। ठीक है, तो ये है आपके 6 दोस्तों नाइट्रोजन के प्रमुख यौगिक, जिसमें पहला है अमोनिया, नौसादर, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, अम्लराज और नाइट्रस अम्ल। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अब अमोनिया के बारे में। अमोनिया, और अमोनिया के बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि इस अमोनिया की खोज किसने करी, ये अमोनिया है क्या, इस पूरी बारे में। तो अमोनिया दोस्तों नाइट्रोजन का सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए कि अमोनिया, अमोनिया नाइट्रोजन का एक स्थायी हाइड्राइड है। क्या है दोस्तों, स्थायी हाइड्राइड है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये याद रखिएगा कि अमोनिया नाइट्रोजन का क्या है, एक स्थायी हाइड्राइड है। फिर हम बात करते हैं कि जो सर्वप्रथम आपको अमोनिया के बारे में जो जानकारी दी गई थी वह प्रिस्टल नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1774 ईस्वी में अमोनियम क्लोराइड और लाइम के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया गैस को प्राप्त किया था। तो कब दोस्तों, 1774 में। किसने, तो आपके प्रिस्टल नामक वैज्ञानिक ने क्या करा था, तो अमोनियम क्लोराइड, आप टॉपिक लिख लीजिए, अमोनियम क्लोराइड यानी कि नौसादर। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और इसके साथ में लाइम का मिश्रण लिया था, और फिर इनको दोस्तों गर्म करा, तब हमें क्या प्राप्त हुआ था, तो अमोनिया गैस प्राप्त हुई थी। क्या प्राप्त हुई थी दोस्तों, अमोनिया गैस प्राप्त की थी। ये सबसे पहले प्रिस्टल नामक वैज्ञानिक ने इसे खोजा था, और तब इस अमोनिया गैस का इन्होंने नाम क्या दिया था, तब इसका अमोनिया गैस इन्होंने नाम न दे करके सार्य वायु नाम दिया था। क्या नाम दिया था, सार्य वायु। ये बात आपको याद रखनी है कि 1774 ईस्वी में प्रिस्टल नामक वैज्ञानिक ने अमोनियम क्लोराइड और लाइम के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया गैस को प्राप्त किया था, तथा उस समय
अमोनियम गैस का नाम दिया गया था सार्य वायु। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो इसके बारे में बताया कि अमोनिया जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक है, यह बात बताई गई थी आपके बर्थोलेट ने 1785 में। तो नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का यौगिक है अमोनिया, ये बात किसने बताई? तो ये बात बताई थी 1785 में बर्थोलेट के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? बर्थोलेट के द्वारा। ये बात आपको याद रखनी है कि अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। यह बात 1785 ईस्वी में बर्थोलेट नामक वैज्ञानिक के द्वारा बताई गई थी। अमोनिया का औद्योगिक रूप से या औद्योगिक पैमाने पर आपको अगर उत्पादन करना है तो किस विधि के द्वारा किया जाता है? हेबर विधि के द्वारा किया जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको दिखाई देगा। और देखिए चौथा पॉइंट लिखिए कि औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन। ठीक है, औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन। तो औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन किया जाता है हेबर विधि के द्वारा। किस विधि द्वारा दोस्तों? तो हेबर विधि के द्वारा, जो कि आपके कृत्रिम रूप से विधि है जिसके माध्यम से आप नाइट्रोजन का यौगिकीकरण या स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट दोस्तों इसके बारे में जो आपको इसके गुण है, जैसे कि यह रंगहीन गैस है, तीखी गंध गैस है और इसे सूंघने पर हमें छींक आएगी और आंखों से आंसू निकलेंगे। तो क्या है दोस्तों? ये रंगहीन गैस। पहली बात तो ये याद रखनी है, ये क्या है? रंगहीन गैस है। और साथ ही साथ रंगहीन के साथ ये तीखी गंध होती है। इसकी कैसी गंध होती है? तो तीखी गंध होती है। बस ये बात आपको याद रखनी है। और अगर इसे किसी ने सूंघा तो आपको क्या होगा? छींक आएगी और आपके आंखों में से आंसू निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी संरचना कैसी है? जो अमोनिया है, इस अमोनिया की संरचना कैसी है? तो अमोनिया की संरचना है टेट्राहेड्रल। कैसी संरचना है दोस्तों आपके? तो टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल इसकी संरचना है। और इसकी अगर आकृति पूछ ले कि अमोनिया की आकृति किस प्रकार की है, तो इसकी आकृति है दोस्तों पिरामिडल। कैसी आकृति है? पिरामिडल आकृति है। ये बात आपको याद रखनी है कि अमोनिया की संरचना कैसी है? तो टेट्राहेड्रल है, जबकि इसकी आकृति कैसी है? तो पिरामिडल है। ठीक है, और दोस्तों जब आप अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, किसको दोस्तों? अमोनिया, और अमोनिया के साथ में आपने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, और इसे आपने अगर उच्च दाब पर गर्म किया, ठीक है, उच्च दाब रखा और इसे अगर आपने गर्म करा तो क्या होगा? तो यूरिया बनेगा। क्या प्राप्त होगा हमें? यूरिया प्राप्त होगा। और यूरिया क्या है? NH2CO NH2। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और एक इसके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है, जो इसकी विशेषता है जिसके माध्यम से आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखते हैं इसका, वह है क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट। और क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट कब बनता है? तो जब आप अमोनिया की, किसकी दोस्तों? अमोनिया की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ में? तो कॉपर सल्फेट के साथ में। तो अमोनिया को कॉपर सल्फेट के साथ में प्रतिक्रिया करने पर गहरे नीले रंग का, कैसा दोस्तों? नीले रंग का एक हमें कंपाउंड प्राप्त होता है, जो कि है CuNH3 4SO4। ठीक है, और ये क्या है? तो ये है आपका क्यूप्री अमोनियम सल्फेट। ठीक है, क्या है? क्यूप्री अमोनियम सल्फेट। ठीक है,
तो क्यूप्री अमोनियम सल्फेट CuNH3 अमोनिया और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करवाने पर प्राप्त होता है और ये नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? नीले रंग का एक जटिल यौगिक हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बात थी दोस्तों अमोनिया के बारे में। अब बात करते हैं अमोनिया के जो कुछ उपयोग है, ये तो कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, इसके उपयोग भी हमें पता होने जरूरी है। तो आप टॉपिक डालिए अब इसके, अमोनिया के उपयोग। अमोनिया के उपयोग। ठीक है, तब से तो हमने क्या करा, अमोनिया गैस की जानकारी ली और अमोनिया गैस को बनाने की विधियां देखी। अब हम बात करेंगे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहला जो है दोस्तों इसका उपयोग वह रेफ्रिजरेटरों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटरों में किया जाता है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटरों में बर्फ जमाने में, क्या करने में? बर्फ जमाने में। यह हुआ इसका पहला उपयोग। सेकंड उपयोग इसका है कि अमोनियम लवणों के उत्पादन में। ठीक है, जो कि लिखने लायक नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। और यूरिया के निर्माण में अमोनिया का उपयोग होता है, ये मैं पीछे बता चुका हूँ। और चिकनाई दूर करने में, अगर आपको कोई चिकनाई किसी वस्तु के ऊपर से दूर करनी है तो चिकनाई दूर करने में, ठीक है, अमोनिया का उपयोग और कहाँ होगा? तो सफाई कार्य करते समय अगर किसी वस्तु से आपको चिकनाई को दूर करना है तब आप किसका उपयोग करोगे? अमोनिया का उपयोग करोगे। ठीक है, ओस्टवाल विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनता है और सोल्वे विधि के द्वारा सोडियम कार्बोनेट बनता है। और इन दोनों के उत्पादन में जो प्रतिकारक के रूप में उपयोग लिया जाता है वह है आपका कौन सा? अमोनिया। ठीक है, तो आप लिख लीजिए ये पूरी बात, क्योंकि यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ओस्टवाल्ड विधि, कौन सी विधि है दोस्तों? आपके ओस्टवाल्ड विधि द्वारा क्या बनाना है? तो नाइट्रिक अम्ल बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों आपको? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, और इसी के साथ में तथा सोल्वे विधि के द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा दोस्तों? तो सोल्वे विधि द्वारा, सोल्वे विधि द्वारा क्या बनाना है? तो सोडियम कार्बोनेट। क्या बनाओगे आप? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के उत्पादन में, सोडियम कार्बोनेट के उत्पादन में प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में। ठीक है, और नेक्स्ट चौथा जो है दोस्तों, हाइड्रोजन के उत्पादन में भी अमोनिया का यूज होता है। तो हाइड्रोजन के उत्पादन में। ठीक है, ये हुई अमोनिया के बारे में पूरी डिटेल। और नाइट्रोजन के यौगिकीकरण और स्थिरीकरण की मैं इसके बारे में पूरा रिवाइज करवा देता हूं पुनः। तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण। वायुमंडलीय नाइट्रोजन से उसके जो उपयोगी यौगिकों के बनने की जो क्रिया है उसको हम नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कहते हैं। इसके लिए दो विधियां हैं, एक है प्राकृतिक विधि और एक है आपकी कृत्रिम विधि। अब प्राकृतिक विधि में तो आपके क्या होगा दोस्तों, जैसे कि आपका एल्ग्यूमिनियस परिवार है या दलहनी जो परिवार होता है, जहाँ पर जो दालों का उत्पादन होता है, उन पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है दोस्तों? राइजोबियम नामक जीवाणु। ये रही जड़ है, ठीक है, यहाँ पर ये जड़ों में गांठ होती है, इन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है और इसे सहजीवी जीवाणु कहा जाता है। ठीक है, फिर हमने बात करी नाइट्रोजन यौगिकों का, एक सेकेंड, नाइट्रोजन यौगिकों का नाइट्रोजन में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। तो पहले तो क्या हुआ, नाइट्रोजन बनी, अब क्या हो रहा है, नाइट्रोजन, पहले नाइट्रोजन यौगिक बने, अब नाइट्रोजन यौगिकों को टूट करके पुनः नाइट्रोजन बन रही है, उसे कहा जाता है विनाइट्रीकरण। और ये कार्य कौन करता है? विनाइट्रीकारक जीवाणु जो होते हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। और
फिर क्या होगा दोस्तों, विनाइट्रिक कारक क्या करेंगे, नाइट्रोजन युक्त यौगिक जो होते हैं उनकी वहाँ पर प्रभाव रखेंगे अपना और नाइट्रोजन गैस बना देंगे, और ये नाइट्रोजन कहाँ चली जाएगी, वायुमंडल में चली जाती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर दोस्तों देखिए, तो नाइट्रोजन का बनना और नाइट्रोजन का टूटना यह प्रकृति में चलता रहता है और इसके एक चक्र कहलाता है, और इस चक्र को ही हम नाइट्रोजन चक्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नाइट्रोजन चक्र के नाम से जानते हैं। कृत्रिम विधि में दो विधियां हैं, एक है हेबर विधि और सेकंड है बर्कलैंडआइड विधि, ठीक है। फिर हमने बात करी नाइट्रोजन के जो यौगिक है, जैसे कि अमोनिया, नौसादर, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, अम्लराज और नाइट्रस अम्ल। अब हम बात करेंगे पहले अमोनिया के बारे में। तो अमोनिया गैस के बारे में हमने बात करी और अमोनिया की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे कि सबसे पहली अमोनिया के बारे में जानकारी आपको याद रहनी चाहिए कि अमोनिया जो है वह नाइट्रोजन का एक स्थायी हाइड्राइड है। अमोनिया के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1774 में पिस्टल नामक वैज्ञानिक ने अमोनियम क्लोराइड और लाइम के मिश्रण के माध्यम से अमोनियम गैस प्राप्त की थी, जिसे सार्य वायु नाम दिया गया। नाइट्रोजन जो अमोनिया है वह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। इस बात की जानकारी हमें 1785 ईस्वी में ब्रॉथलेट नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई। अगर हमें अमोनिया का उत्पादन व्यापारिक कार्य की दृष्टि से करना है या औद्योगिक पैमाने पर करना है तो हम वेबर विधि का उपयोग करते हैं। यह रंगहीन गैस होती है, तीखी गंध वाली गैस होती है। इसकी संरचना टेट्राहाइड्रल है और इसकी आकृति कैसी है, पिरामिडल है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का जब उच्च दाब पर रिएक्शन होती है तो यूरिया प्राप्त होता है, और यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2, ठीक है। अमोनिया और कॉपर सल्फेट इनकी रिएक्शन करवाने पर क्यूप्री अमोनियम सल्फेट नीले रंग का ये पदार्थ प्राप्त होता है जो कि जटिल यौगिक है, CuNH3 4SO4, ठीक है। चलिए फिर हमने बात करी अमोनिया के कुछ उपयोगों के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करी कि रेफ्रिजरेटरों में बर्फ जमाने में हम किसका उपयोग करते हैं, अमोनिया का। अगर सफाई करते वक्त हमें किसी वस्तु से चिकनाई को दूर करना है तब हम किसका उपयोग करेंगे, अमोनिया का। ओस्टवाल विधि द्वारा और नाइट्रिक अम्ल तथा सॉल्वे विधि के द्वारा सोडियम कार्बोनेट के उत्पादन में प्रयोगशाला में जो प्रतिकारक के रूप में उपयोग लिया जाता है वह है आप लोगों का अमोनिया। और हाइड्रोजन के उत्पादन में भी हम अमोनिया का उपयोग करते हैं। इसी के साथ अमोनिया के उपयोग और अमोनिया जो है कंप्लीट होता है। कल हम बात करेंगे नौसादर, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल और अम्लराज और नाइट्रस अम्ल के बारे में, और उसके बाद आपकी नाइट्रोजन गैस भी कंप्लीट हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।